कर्ज चुकाने के लिए। 40 वर्षीय सेठ ने जैसे ही मेरी 10 साल की लड़की देखा, वह बोला, तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करवा दो तो मैं तुम्हें कर्ज मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसके बाद जो मेरी बेटी के साथ हुआ उससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। मेरा एक बहुत ही प्यारा सा खुशनुमा परिवार था, लेकिन अचानक पता नहीं किसकी नज़र लग गई, सब कुछ बिखर कर टूट गया। मेरे पति छोटी सी नौकरी करते थे, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी 10 साल की बेटी राधा और 7 साल का लड़का अभय था। हम चारों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। हम ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरह अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे थे। हमारे बच्चे पढ़ने में होशियार थे। हर माँ बाप की तरह हमारा भी सपना था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपना और हमारा नाम रोशन करें। लें कि वक्त किसी ने नहीं देखा है, वक्त का पहिया कब चलता है कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ, जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसी ज़िंदगी हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मेरे पति काम पर गए थे। मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आपके पति की तबीयत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, आप भी जल्दी अस्पताल पहुँचिए। मैं खाना बनाने वाली थी, लेकिन यह खबर सुनते ही मैं जिस हालत में थी उसी हालत में अस्पताल पहुँच गई। मेरे पति का इलाज हो रहा था। साथ के आदमियों ने बताया कि कंपनी में उन्हें चक्कर आ गया था। जब डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट देखा तो बताया कि उन्हें कैंसर है। यह सुनकर मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन हो जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन कर दीजिए, बिल्कुल भी देर मत करिए। डॉक्टर ने कहा, ओके मैडम, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, आप जल्दी से 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। पैसे का नाम सुनकर मैं रोने लगी। डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। तो डॉक्टर बोले, सॉरी मैडम, हम बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं कर सकते। काफ़ी विनती किया, लेकिन वे लोग नहीं माने। मेरे पति को मालूम पड़ा तो वह भी उदास हो गए। मैं उनके कंपनी में पैसे मांगने गई तो पता चला कि पहले जो पैसे ले रखा है वह चुकता कर दो, फिर आगे देंगे वरना नहीं देंगे। मेरे पति ने बच्चों के स्कूल में जमा करने के लिए 1-2 बार अपनी कंपनी से एडवांस लिया था। मैं उदास होकर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं 1 लाख का इंतज़ाम कहाँ से करूं। हमारा अपना घर भी नहीं था, हम किराए के घर पर रहते थे। मेरे पास गहने भी नहीं थे, क्योंकि मेरे पति सिर्फ इतना कमाते थे कि जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी हो सके। गहने बनवाने के लिए हमारे पास कभी पैसे नहीं थे। मेरे पति अस्पताल में एडमिट थे। जब मैं रात को घर गई तो देखा दोनों बच्चे भूखे ही सो गए थे।
जो कुछ था मैंने थोड़ा खाना बनाया, फिर बच्चों को जगाया और खाना खिलाने लगी। मेरे बच्चों ने कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं? आप लोग खाना कब खाओगे? रोज़ तो हम सब साथ में खाते थे। मैं रोने लगी। मेरे बच्चों ने बहुत पूछा क्या हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, पापा को आने में बहुत देर हो जाएगी, तुम दोनों खाकर सो जाओ। किसी तरह मैं अपने बच्चों को सुला दी। पूरी रात रोती रही। रोते रोते सुबह हो गई। सुबह बच्चों के स्कूल जाने का समय हो गया था, लेकिन मैंने आज दोनों बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। अभय के दोस्त की मम्मी आई और बोली, अभय तो तैयार नहीं है, स्कूल नहीं जाएगा क्या? उसने मेरी तरफ देखा तो पूछा, बहन कोई परेशानी है क्या? मैं रोने लगी और सारी बात उसे बता दिया। वह बोली, आप चिंता मत करो, मैं एक सेठ को जानती हूँ जो तुम्हें कर्ज़ के रूप में पैसे दे सकता है। बहुत भला आदमी है, सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी मदद ज़रूर करेगा। मैंने कहा, ठीक है बहन, आप मुझे उनका पता बता दो। मैंने उस औरत से सेठ का पता ले लिया, फिर अपने बच्चों के साथ अस्पताल गई। अपने पति को इस बारे में बताया तो मेरे पति ने कहा, ठीक है, इनसे पैसे ले लो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर कर्ज़ भर दूंगा। मैं सेठ के पास गई तो उसने मुझे कर्ज़ देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास ज़मानत के तौर पर देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सेठ से बहुत मिन्नतें किया तो वह बोला, क्या तुम किसी आदमी से गवाही दिलवा सकती हो कि तुम अपना कर्ज़ वापस दे दोगी? तुम्हारे पास ना ही पैसे, ना ही नौकरी है और ना ही ज़मीन जायदाद है। एक पति है तुम्हारा, वह भी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। मैंने वापस आकर अभय के दोस्त की मम्मी को बताया तो वह मेरे साथ गईं। उन्होंने मेरी मुसीबत समझी और मेरी तरफ से ज़मानत के कागज़ पर दस्तखत किया। तब मुझे सेठ ने पैसे दिए। मैंने पैसे अस्पताल में जमा कर दिया। मेरे पति का ऑपरेशन हो गया, छुट्टी मिल गई। 1 महीने तक घर से दवाइयाँ चलती रहीं। इसके बाद वह हो गया जो कभी नहीं सोचा था। मेरे पति को एक उल्टी आई। उन्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हमारे पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे
नहीं थे। रिश्तेदारों और पास पड़ोस के लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। हमारे पास जो भी पैसे थे वह सब खाने पीने और दवाई में खर्च हो गए थे। मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगी, लेकिन इससे सिर्फ़ इतना ही मिलता था जिससे मैं मेरे बच्चों का पेट भर सकती थी। अब सेठ के आदमी कर्ज वसूलने के लिए मेरे घर आने लगे थे, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। 3 महीने हो चुके थे, मैंने कर्ज़ का एक पैसा भी ना चुकाया था। तभी सेठ खुद मेरे घर आया। मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो वह वापस चला गया। दूसरे दिन अपने आदमियों को भेजकर मुझे बुलाया। जब मैं सेठ के पास पहुंची, वह मुझसे बोला, मेरे पैसे कब दे रही है? मैंने उसे अपनी मुसीबत बताई और पैसे देने में असमर्थता जताया। वह बोला, मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हारी लड़की को घर का कामकाज आता है कि नहीं? मैंने कहा, उसे सब आता है। उसने कहा, तो ठीक है, उसे मेरे घर भेज दो। मेरी बीवी मर चुकी है। सिर्फ़ मेरा एक बेटा है, 14 साल का। कोई घर में काम करने वाला नहीं है। मैंने कहा, सेठ, मैं आ जाऊंगी काम करने, अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। वह पढ़ना चाहती है, इसलिए मैं उसे पढ़ा लिखा कर अफ़सर बनाना चाहती हूँ। सेठ बोला, हम उसे पढ़ा लिखा भी देंगे। मैं बोली, सेठ जी, लेकिन समाज क्या कहेगा? तो वह बोला, एक काम करो, मेरी शादी उससे कर दो, तब तो समाज कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा, सेठ जी, वह आपकी बेटी की उम्र की है। वह बोला, बेटी की उम्र की है, बेटी तो नहीं है, पर अभी वह बहुत छोटी है। सेठ बोला, ठीक है, तो कल का कल मेरा सारा पैसा चुकता कर दो, वरना पैसे कैसे वसूलना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और मुझे जाने को कहा। मैं वापस आ गई, लेकिन मेरे पास कल देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश किया, लेकिन सेठ के आदमियों ने हम तीनों को पकड़ लिया और अगले दिन सेठ के पास ले गए। सेठ ने कहा, मैं जानता था तुम ऐसी ही हरकत करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर के पास पहले ही आदमी लगा रखे थे। बहुत शौक है ना भागने का? अपनी बेटी को छोड़कर भाग।
मैं मजबूरी के कारण सेठ से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन लोगों ने धमकी दिया कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वह मेरी बेटी का अभी बलात्कार करके छोड़ देंगे। मेरी बेटी की शादी हो गई। शादी की रात को सेठ ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। 6 दोस्तों ने एक-एक करके पूरी रात मेरी मासूम फूल सी बच्ची को नोचा खाया। वह यह सब बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। उसने दम तोड़ दिया। जब मेरे पास खबर आई, मैं कमरे में गई तो मेरी बेटी नग्न अवस्था में बिस्तर में पड़ी थी, लेकिन सेठ के किसी नौकर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस सेठ और उसके दोस्तों को उठा ले गई। कोर्ट ने उनको सज़ा दिया, लेकिन मेरा हँसता खेलता परिवार टूट गया था। जैसे एक तूफ़ान सा आया और सब कुछ उड़ा कर ले गया।